कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि डील करता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोगों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ये 52 से 78 तक में इसको पढ़ना रहता है। 79 से जो है कि आपको पता होना चाहिए कि जो है कि संसद स्टार्ट हो जाता है। 79, 80 और 81 तो सरला उसका ट्रिक है। 79 संसद और फिर 80 हो गया रो से राज्यसभा और 81 हो गया लो से लोकसभा। तो 100 रो ला 79, 80, 81, ठीक है। इस तरीके से उसका आर्टिकल है। तो आर्टिकल 52 में ही जिक्र मिलता है आपका प्रेसिडेंट का कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद आर्टिकल 53 में पढ़ते होंगे कि अपने कर शक्तियों का प्रयोग जो है कि या तो वो खुद करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ते होंगे। तो वही ये देखते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके पावर कैसे कैसे हैं। सब लोग तो बहुत सारा चीज पढ़ी होंगे, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे जो है कि एक तो बहुत फास्ट में निकलेंगे, उसके बाद आज के समय मिलेगा, आज ही इसका क्वेश्चन बना के अभी कभी चैप्टर खत्म। बहुत कुछ है नहीं, हाई तौबा करने की आवश्यकता नहीं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट का ऑफिस के टर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा पावर रहता है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है। तो बहुत सारे पावर्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है? सबको पता होगा कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से जो है कि इनडायरेक्टली हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो है कि संसद के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। और विधानसभा के, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं वही रहते हैं उसमें, ठीक है। और विधान परिषद के कोई सदस्य नहीं होते हैं। और 70वीं संशोधन के हिसाब से जो है कि आपका 1992 में जो संशोधन हुआ था, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को भी ऐड कर लिया गया था, ठीक है। तो उसी से मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो इलेक्टोरल, सीधा सीधा बात है, बहुत सिंपल सा लाइन है इसके लिए कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हैं, नॉमिनेटेड होगा नहीं। चाहे वो एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन की बात हो, अब तो होता भी नहीं है, 104 संशोधन के बाद हट गया है। 12 मेंबर का जो एक राज्यसभा में नॉमिनेशन करते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो भी वोट देने के लिए अधिकृत नहीं होता है। ओनली वी विल टॉक अबाउट द इलेक्टेड मेंबर, नॉट वी विल टॉक अबाउट द नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर की बात हम लोग करेंगे नहीं। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान सभा के इलेक्टेड मेंबर की बात करेंगे। विधान परिषद के लोग वोट दे पाएंगे क्या? बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, नहीं दे पाएंगे। राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वोट दे पाएंगे? नहीं सर, नहीं दे पाएंगे। नो सर। देखिए, इसमें एक है कि दिल्ली और पुदुचेरी की भी विधानसभा को जोड़ा गया है, बात सही है। वो मनोनीत होते हैं ना सर, राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, इसीलिए सर हाँ, इसीलिए वो नहीं होता वो है। लोग नहीं देते। देखिए, एक है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और कहीं का असेंबली डिजॉल्व कर गया है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा या नहीं होगा? कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव होगा सर, राष्ट्रपति का चुनाव होगा सर, होगा। बिल्कुल राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि मान लो कि बिहार विधानसभा भंग हो गया है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो क्या बिहार विधानसभा के भंग होने के बाद भी जो उसके विधायक बचे हुए हैं, क्या वो वोट देने के योग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। देखो, बिहार विधानसभा भंग हुआ है, हम ये पूछ रहे हैं। विधानसभा भंग होने का क्या मतलब? वोट करेंगे, भंग होने का वोट तो कर सकते हैं ना सर, भले उस राज्य का विधानसभा भंग हुआ है ना सर। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। देखो, राज्य का विधानसभा भंग हुआ मतलब कि मान लो नीतीश कुमार जो है कि अपना क्या कहते हैं, जो रहता है मेजोरिटी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, भंग हो गया। फिर उसको टाइम दिया जाएगा कि आप या तो आप पूरा करिए, तेजस्वी यादव जी पूरा करेंगे, तो तब तक में वो एमएलए बना हुआ है, ठीक है, और वो एमएलए वोट कर सकता है। क्या नीतीश कुमार जी वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं विधायक रहेंगे तब ना करेंगे सर। तो निर्वाचित थोड़े हैं जनता के द्वारा, वो मनोनीत है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी वोट नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मनोनीत, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो विधान परिषद के मेंबर है वो वोट नहीं देते हैं। क्लियर हो गया? ये 2 सवाल आपके घटना चक्र में था, इसलिए मैंने इसको पूछ के खत्म कर दिया यहीं पे कि असेंबली अगर डिजॉल्व भी हो गया हो कोई,
तो भी अगर राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं भी हो रहा है तो भी जो है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा, राष्ट्रपति का चुनाव होके रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई विधानसभा भंग हो गया है लेकिन अगर उसके विधायक एलिजिबल हैं तो वो वोट करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको वोट करने से कोई डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब है कि वोट में जो क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ ईच एमएलए का वोट क्या होता है वो जानना है, और एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना होता है ये फार्मूला पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, कोई फार्मूला पता है किसी को? देखिए कुल जनसंख्या, वैल्यू ऑफ वोट एन एमएलए मतलब एक विधायक के वोट की संख्या को अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की कुल जनसंख्या बटे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ क्या कहते हैं एमएलए। तो जितना भी राज्य की जनसंख्या है उसमें क्या करेंगे, एमएलए की जनसंख्या से भाग दे देंगे और उसको फिर 1/1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा। सर 1/1000 से क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो फ्रैक्शन में जो नंबर आता है ना भाग देने के बाद, उसी को ठीक करने के लिए करते हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है 1/1000 से गुना करने का। जबकि निकालते हैं जब वो फ्रैक्शन में आएगा ना, निकालते हैं तो उसमें नहीं करते हैं सर। क्या बोले? जब और जो पार्लियामेंट का मेंबर का जो नहीं उसमें नहीं निकालते हैं सर, उसमें नहीं करते। नहीं करते। देखिए होगा क्या कि जैसे कि मान लीजिए बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, 243 एमपी है, 13 करोड़ में 243 से भाग जब देंगे ना तो फ्रैक्शन में बहुत सारा नंबर आ जाएगा आपका। तो उसी फ्रैक्शन के नंबर को बैलेंस करने के लिए, मतलब कि एटलीस्ट अगले 3 डिजिट को हम ठीक से ले पाए, उसके लिए जो है कि वो एक बहुत बड़ा नंबर ना हो, इसलिए 1/1000 से भाग दे देते हैं ताकि वो नंबर जो है कि ठीक हो जाए। ठीक है, और उसका कोई मतलब नहीं है। सर एक सवाल था मेरा, हाँ, अगर बोलो आप जल्दी। बुरा ना मतलब बीच में इंटरप्ट कर दें। इसमें आपका जो है इस 6वां संशोधन है लक्ष्मीकांत का, उसमें जो सर मेरे में सर आवाज नहीं क्लियर आ रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लिखा हुआ है कि जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। हाँ, ये इसका मतलब क्या हुआ सर? हाँ मतलब मतदान नहीं कर सकते हैं। कौन सा संस्करण तुम पढ़ रहे हो? ये 6वां संस्करण है सर, 6वां संस्करण है संशोधन लक्ष्मीकांत का। हमारे न्यायपालिका जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। क्या सभा की बात की, क्या क्या कह रहा है? असेंबली को क्या कर दिया है? जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या? अभी तो सर बताएं। देखो उसमें लिखा हुआ है लाइन, वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड द मेंबर स्पेसेस टू बी क्वालिफाइड फॉर द वोट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इवन इफ द फ्रेश इलेक्शन टू बी डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट टू बी बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, देखो जब तक वो एमएलए रहेगा वो वोट कर सकता है, ये तुम्हारा लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है और जब घटना से क्वेश्चन बनाओगे उसमें भी दिया हुआ है। अगर मान लो असेंबली ही खत्म हो गया है, ठीक है, कोई मतलब कि वो मेंबर को क्या कहते हैं चुनाव होने के लिए चला गया है, तब की स्थिति में वो वोट नहीं कर पाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हो मुख्यमंत्री उसका हटा है, असेंबली डिसॉल्व है अभी, तो वो वोट क्यों नहीं कर सकता है? सर आवाज नहीं क्लियर मेरे में आ रहा सर। किसको नहीं आ रहा है क्लियर आवाज? आ रहा है सर आवाज। तुम्हारी तरफ से दिक्कत है? आ रही है आवाज, फिर आ रही है। तुम्हारी तरफ से दिक्कत है, फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, तो वोट वो करेगा जब तक वो एमएलए है तब तक वोट करेगा। चलिए, तो एक एमएलए का वोट का नंबर सीख लिए, अब एक एमपी का कैसे निकालेंगे ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, ये पूछता है बार बार। सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलए के मतों की कुल संख्या बटे निर्वाचित सांसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की कुल संख्या। सही बात है, मतलब कि एमएलए का जो कुल वोट हम लोगों ने निकाला, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट बटे क्या करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको कर देना है। ठीक है, बिहार के एमएलए के लिए अलग निकलेगा और मध्य प्रदेश के एमएलए के लिए अलग निकलेगा? सॉरी, एमपी की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, सभी के लिए बराबर नहीं सर, सबका मत मूल्य समान होता है। अच्छा, एमपी के सबका मत मूल्य समान होगा, राज्यसभा के भी एमपी का, लोकसभा के भी एमपी का मत मूल्य समान होगा, लेकिन क्या एमएलए का मूल्य समान होगा? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जनसंख्या से भाग लगाते हैं, सबका अलग अलग थी, क्योंकि राज्य की जनसंख्या अलग अलग रहती है
इसलिए जो है कि उसका वोट का वैल्यू भी अलग अलग होगा। चलिए ठीक है, तो 2 फार्मूला हम लोगों ने याद कर लिया। पहला एमएलए के वोट के लिए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, और फिर दूसरा जो है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। क्लियर है? अब जो चुनाव का एमपी का एक बार फिर से बताइए ना। एमपी का बता दें फिर से। एमपी का हो जाएगा कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, मतलब कि सभी राज्यों के एमएलए के कुल मतों की संख्या, सभी राज्यों का, बटे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसे भाग लगा देना आपको। कोई दिक्कत? सभी मतलब जो वैल्यू आया है राज्य के एमएलए का सबको जोड़ देना है। सबको सम ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, सबको जोड़ना है। ऐसा नहीं कि इंडिया में बिहार के लिए जितने अलग MLA निकाल सब- लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए अलग निकालिएगा, ऐसा नहीं करना है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इसमें भी कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। जितना भी 545 उधर हो जाएगा, इधर 237 इधर हो जाएगा, तो वो सारा का सारा हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा एक साथ। इसीलिए किसी भी एमपी का वोट का वैल्यू अलग अलग नहीं होता है, सब एमपी के वोट का वैल्यू बराबर होता है, लेकिन एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। राज्यसभा के भी एमपी का वोट का वैल्यू अलग नहीं होता है। एमपी का वोट का वैल्यू अभी ये वोट का वैल्यू कितना है एमएलए कैसे? वो डाटा हम भी लिख के रखते थे, एग्जैक्ट हमको भी याद नहीं है वो है कितना। तो समान है ना। नहीं समान है, वो नंबर में आता है, कैसे 1000 करके कुछ संख्या है, वैसे उसमें आता है वो नंबर। ठीक है, वो जनसंख्या से भाग दे के निकालते हैं फॉर्मूले से, तो वो निकलता है। ठीक है, वो लिख के रखे हैं, उसको नोट्स में हम डाल दें। वो पूछता उसका ऐसे है नहीं कहीं पे। ठीक है, जो अब देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव का कराने का तरीका है वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यही ना है? यस यस सर। सर। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी के द्वारा चुनाव होता है। एकल संक्रमण मत पद्धति। क्या बोले? एकल संक्रमण मत पद्धति। हाँ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति उसको बोला जाता है हिंदी में। बात सही है सर इसमें सर एक चीज पूछना था, इसलिए हाँ। उसमें वोटिंग का प्रोसेस होता कैसे है? देखो वोटिंग का प्रोसेस क्या होता है कि मान लो कि 4-5 राष्ट्रपति खड़े हैं, ठीक है, तो प्रेफरेंशियल वोट दिया जाता है उसमें। ऐसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पूछता नहीं है कहीं पे। प्रेफरेंशियल वोट देते हैं एक कैंडिडेट को, जो है कि एक व्यक्ति जब वोट देने के लिए जाता है तो उसको प्रेफरेंस में वोट देना पड़ता है। जैसे 4 कैंडिडेट खड़ा है तो हमको लिखना पड़ेगा मेरा पहला चॉइस ये है, दूसरा चॉइस ये है, तीसरा चॉइस ये है, चौथा चॉइस ये है। इस तरीके से उसका वोट होता है। और जब उसकी काउंटिंग होना स्टार्ट होती है तो उसमें जो है कि इलेक्टोरल कोटा निकाला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड पोस्ट बटे 2 से भाग दिया जाता है, +1 किया जाता है। ठीक है, और मतलब कि पहली बार की जब काउंटिंग होती है, अगर उसमें उसको 51% वोट मिल गया तो ठीक है। अगर 51% वोट नहीं मिल पाया तो जो अंतिम व्यक्ति का वोट है उसको, जिसको सबसे कम वोट मिला है उसका वोट जो है कि उसके सेकंड प्रेफरेंस का वोट सभी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर वही इलेक्टोरल कोटा वाला जो है कि फॉर्मूला लगाया जाता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बटे 2 +1। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस बता दिए। वो प्रेफरेंस के माध्यम से जो है कि प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है, उसमें उसको लिखना रहता है। ठीक है सर वो जो लास्ट आदमी का जो वोट रहता है वो सभी में बटेगा समान रूप से? हाँ, या समान मतलब रूप से सब में दे दिया जाएगा। ज्यादा वोट है उसको मिल जाएगा? नहीं, सबको समान रूप से बांट दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है कि क्या पहले वाले व्यक्ति को, जिसको सबसे ज्यादा वोट है, उसको 51% पूरा या नहीं पूरा। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस का जो वोट होता है ना, ऐसे हमारा इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है, पूछता कहीं नहीं है ये। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जो हम लोगों का प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करवाते हैं? बताइए क्या कारण है? इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए कराते हैं ना सर, क्योंकि सर डायरेक्ट रूप से इलेक्शन करवाने से इतना संभव नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष, इसमें यदि डायरेक्ट रूप से कराएगी तो जनता इसमें सहभागी होगा चुनाव में। हाँ, जो एक बहुत और टफ एक इसका कारण सर, इसका एक कारण है कि राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र कार्यकारी होता है। बात सही है। और क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी है, इसलिए उसके जो रियल पावर है वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति है जो कि नाम मात्र के कार्यकारी हैं,
और उसके लिए मतलब कि इतना बड़ा तामझाम करना, इतना कॉस्टली जो है कि वोटिंग करवाना, जिसको कि कोई पावर ही नहीं है उस तरीके का, जिसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाया था। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन करवा देंगे और प्रधानमंत्री भी चुन के आए हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, तो फिर मतलब कि पावर में कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन किसका बात मानेगा फिर? तब फिर राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात मानने के लिए क्यों मजबूर होगा? उसने खुद भी जो है कि पूरा बोर्ड, पूरे देश का बोर्ड लेकर आया है, वो तो सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाएगा। और हमारे यहाँ वैसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ क्या है, उसको नॉमिनल हेड बनाया जाता है। तो नॉमिनल हेड बनाने के लिए इतने बड़े इलेक्शन करवाने की पहले कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है कि क्या कहते हैं, जब उसमें रियल पावर है ही नहीं, तो उसको इतना तामझाम में क्यों लेके जाना? और अगर उसको डायरेक्ट किसी को भी, अगर राज्यपाल को भी राज्य में चुन के ला देंगे या प्रेसिडेंट को भी देश में चुन के डायरेक्ट ला देंगे, हमारे यहाँ संसदीय सिस्टम, अध्यक्षीय सिस्टम तो नहीं है अमेरिका की तरह। तो जब संसदीय सिस्टम है तो वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसको क्या कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन करवाने का। ठीक है, एक ये भी कारण है सर कि हाँ कहीं कहीं पर देखा गया है कि राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन करवाया जाता है हाँ और इधर प्रधानमंत्री का भी इलेक्शन होगा, तो दोनों ही, एक तो वैसे खर्च गिला है प्रधानमंत्री का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, ऊपर से राष्ट्रपति का भी, तो ये एक तरह से आर्थिक बोझ बन वो जाएगा। बात सही है, कॉस्टली इलेक्शन करवाने का कोई मतलब नहीं है ना उसका। ठीक है, चलिए, क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट के? सर वह भारत का नागरिक हो, 35 मैं वर्ष भारत का का नागरिक को 35 वर्ष पूरा कर चुका हूँ। हाँ, कोई लोकसभा का सरकारी सदस्य। लाभ पद पर कार्य करत नहीं हो। देखो एक सवाल हम पूछते हैं। और सर उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमा होना चाहिए, जमानत राशि। बात सही। वो तो अलग चीज है। जो चुनाव लड़ने का प्रक्रिया है वो चुनाव लड़ने का प्रक्रिया, योग्यता नॉमिनेशन में ही जब आता है सब। करेंगे, नॉमिनेशन करेगा तब। देखो इसमें जो है कि इसकी अर्थ क्वालिफिकेशन में 3-4 ही बात है। सबसे पहले है कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उन्होंने अपना 35 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया हो। तीसरा बात यह है कि वो लोकसभा के मेंबर के रूप में मतलब कि इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, निर्वाचित होने के लिए वो योग्य माने गए हों। और चौथा बात है कि वो किसी भी जो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं। बस बात खत्म है। एक सवाल सर इसमें मेरा बन के आता कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सर इसमें मानते किसको है, क्या कि इसका तो कोई एक्चुअल डिफिनेशन आज तक मिला नहीं इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में बताते रहता है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और कौन सा पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, जैसे राज्यपाल, लोकसभा हाँ लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो या लोकसभा का सदस्य हो? नहीं, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य होना कोई जरूरी नहीं। पूरा करता हूँ, अहर्ताएं पूरा करता हो। हाँ, सही शब्द है कि अहर्ताएं पूरा करता हो। एक सवाल और है सर मेरा, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सवाल होगा, ये पूछें सर, क्या भारत जैसे देश में यंग जो है प्रेसिडेंट की जो है अवधारणा नहीं हो सकती? क्या भारत जैसे देश में यंग प्रेसिडेंट की अवधारणा नहीं हो सकती? यानी 25 साल के आसपास का यंग प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, जैसे कि अन्य देशों में या कई देश की? देखो एक मैच्योरिटी भी होना चाहिए ना। मतलब यंग प्रेसिडेंट का अवधारणा लागे क्या होगा? एक व्यक्ति, एक बात तो जान लो, मैच्योरिटी उम्र के कुछ मैच्योरिटी तो ऐसा है जो उम्र के साथ ही आता है, अनुभव उम्र के साथ आता है। ये बात बहुत सत्य है। क्यों सत्य है? अगर मान लो किसी का सिलेक्शन 21-22 वर्ष में हो जाता है ना यूपीएससी वगैरह में, वो जब डिसीजन लेने के लिए जाता है तो ठीक से आईएएस का तो डिसीजन ले नहीं पाता है। वहाँ या तो प्रेसिडेंट है, एक मैच्योरिटी जरूरी है, इसलिए इसकी अवधारणा को हम तो सिरे से खारिज करते हैं। तो सही है कि 35 वर्ष कम से कम पूरा कर लिया हो। ठीक है, एक सवाल है, सवाल देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दूसरा कथन है, उसने 35 वर्ष की उम्र, हाँ, पहला कथन है उसे भारत का, पहला कथन है भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसने अपना 35 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया हो। तीसरा है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, बताइए। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। दूसरा तीसरा सही है। जी सर। दूसरा सही है, पहला भी सही है। संसद का सदस्य है तो उसमें हालांकि तो सही होगा लोकसभा का ही ना सर, योग्यता जननायक रखता नागरिक हो। हो, मान के चलिए पहला जो ऑप्शन वो भी तो सही होगा सर। नहीं, ममता कुछ बोल रहे हैं। खाली भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए,
पहला कथन तो गलत है, ये बात सही है। ममता सही बोल रही है कि वो संसद का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि लोकसभा का सदस्य, यहाँ टर्म क्या लिखा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, उसे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार सवाल शब्दों में फंसा दिया जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब वो नॉमिनेशन करवाने मिस्टेक है सर। हाँ ये यही सिली मिस्टेक पहला होता है। वाला जो लाइन है ना, एक पहला वाला जो सवाल मेरा अच्छा सर, आपका क्वेश्चन है सर, हाँ उसमें पहला वाला जो जैसे लाइन कि आपने राष्ट्रपति कहा की ना योग्यता सर, में वह है। भारत का, ठीक है आप बोलिए। भारत ठीक है, का बोलिए। उसको नागरिक होना चाहिए, न कि जन्म नागरिक होना चाहिए। जी अमेरिका सर, में अगर वो रहता तो जी, फिर वहाँ पे वो जन्म नागरिक ही मूलतः होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। जी सर, जी सर, यही हाँ बात, वही तो वो पहला मूलतः में नहीं तो होना वही चाहिए था भारत। सर। ठीक है, तो उसे मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। हम लोग जब क्वालिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा तो नहीं पढ़े कि भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा लेकिन सर आता मेरा है, एक सवाल था, हाँ बोलो। जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति के हर्ता में लिखा गया फर्स्ट में, हाँ तो ये तो कन्फर्म है कि अगर भारत के लिए कोई राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो भारत का ही होगा। इस हाँ, बात को लिखने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं भारत में अगर देखो, कोई बाद में दूसरे नागरिक स्टेट का बन सर मेरी बात हम बोले मतलब सर इसके बारे में। यहाँ पे सर दो बात है। इसमें हाँ तो बोलो। यही कहा इसलिए गया है भारत का सर। नागरिक ही होगा, तो फिर इस बात ठीक है, इसलिए जो अंकित सवाल आप पूछ रहे थे कि लिखने का क्या आवश्यकता है, लिखने का आवश्यकता यही है, ये तो कोई अमेरिका का आदमी आके यहाँ राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, ओके सर, समझ। देखिए चलिए, अब नॉमिनेशन करवाएगा तो उसके लिए क्या है कि 50 जो है कि प्रपोजल होना चाहिए और 50 जो है कि सेकेंडर्स होना चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक जिसको कहते हैं। और कितना रुपया जमा करवाएगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? 15,000। 15,000 रुपया जमा करवाएगा। और वो मतलब कि अगर 1/6 ऑफ वोट नहीं लाएगा तो ये 15,000 रुपया जब्त जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, एक 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 सर सवाल इसमें, हाँ बोलो। प्रस्तावक का तो समझ में आता है, प्रस्तावक तो समझ में आता है सर, हाँ, अनुमोदक नहीं समझ में आता है। अनुमोदक समझाइए सर। वो पढ़े हो जो मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, यस सर। वो उसी तरीके से। देखो, प्रस्तावक अनुमोदक कुछ नहीं होता है, प्रोपोजर्स और सेकेंडर बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग वोट देंगे ना, सांसद या विधायक, उसी में से 50 व्यक्ति, मतलब कहने का ये नियम लाया गया था 1997 में। 1997 से पहले क्या था कि 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक था। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हुए कि राष्ट्रपति का चुनाव बेवजह लड़ रहे थे। जैसे भागलपुर के एक थे, कौन बैजुरिया उनका नाम है, पेट्रोल पंप भी है उनका भागलपुर में, वो पे पूरा नाम उनका भूल रहा हूँ। ऐसा कोई चुनाव नहीं जो कि जीवन में उन्होंने लड़ा नहीं। वो मध्य प्रदेश का एमएलए का इलेक्शन लड़ लेते थे जाके, कभी केरल का इलेक्शन लड़ लेते थे, तो कुछ भी जहां उनको मौका मिले वहां लड़ रहे, वो तो ठीक है। इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना। ठीक है, वैसे वैसे बहुत सारे व्यक्ति जो कि मजाक मजाक में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं नाम कमाने के लिए। तो फिर बोला गया कि नहीं, कम से कम जो आपको करीबन 5,000 लोग होते हैं, उसका एग्जैक्ट नंबर 4,4796 लोग हैं जो भारत में मतलब कि मत देते हैं। ठीक है, तो उसमें से कम आपको 50 लोग ऐसे हों जो कि प्रपोजल के रूप में जानते हो, 50 लोग ऐसे हों जो सेकेंडर्स के रूप में जानते हो। कि कम से कम 100 लोगों को आप जानते नहीं है तो 5,000 लोग आपको वोट कौन देंगे? तो इसके लिए क्या किया गया कि आप जाइए, जाके 50 लोगों से दस्तखत करवा के लाइए कि हम आपके प्रस्तावक हैं, और फिर दूसरे 50 लोगों से दस्तखत करवा के लाइए कि हम आपके अनुमोदक हैं। ठीक है, वही वोटर के बीच में से 50-50 लोग। ये सिर्फ वही नहीं होता है, ये हर जगह होता है। जब आप यहाँ पे क्या कहते हैं पंचायत का भी इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, वहाँ 2 लोगों का आवश्यकता होता है। ठीक है, वार्ड सदस्य में होता है वार्ड सर, सदस्य वगैरह में होता है। और जो मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी से आता है उसको 1 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और ऐसे अगर राष्ट्रीय पार्टी से नहीं है तो उसको 2 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हर जगह होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि तो 17 में से 9 को एक भी वोट नहीं मिला था सर। किसको? 1969 में एक बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, 17 में से 9 को एक भी वोट नहीं मिला था। हाँ, तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? मतलब कि तुम मजाक ही समझो ना कि कोई ना कोई तो होगा ना, 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक। उस अनुमोदक और प्रस्तावक ने भी उसको वोट नहीं दिया। तो ये तो यही बात हो गया कि एक मुखिया जी के घर में जो है कि 4 मेंबर थे, उसको वोट एक ही मिला। तो सवाल ये हुआ कि उसकी पत्नी ने भी उसको वोट नहीं दिया था। तो ऐसा होता था, इसलिए इसको रोकने के लिए ये किया गया है। चलिए ठीक है। अब देखिए, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में क्या होगा कि वो जो है कि जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए।
ठीक है। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं, मान लीजिए किसी हाउस के मेंबर रहते भी हैं, तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने में उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो चुनाव लड़े, अगर जीत जाते हैं, जैसे ही वो ओथ लेते हैं, तब से उनके जो मतलब कि या तो विधानसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, तब से वो सीट जो है कि वैकेंट मान लिया जाता है कि वो सीट जो है कि खाली हो गया, ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रपति भवन है, उसको वो बिना रेंट का उसको कमरा मिल जाता है वहाँ रहने के लिए। उसके बाद जो है कि जो भी प्रिविलेज होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज उनको मिलता है। उसके बाद जो है कि वो क्या कहते हैं, जो भी उनको वेतन और भत्ते की बात की जाती है, उसके पूरे के पूरे टेन्योर के दरमियान उसमें जो है कि किसी भी तरीके का और लाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब बड़ा सवाल आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या रूल हैं, ये बताएंगे, थोड़ा सा टफ है, क्या है ना, यस सर। बोलिए। सर, राष्ट्रपति के महाभियोग में वे लोग भाग लेते हैं जो उनको चुनने में भाग नहीं लेते हैं। हाँ, वे लोग भी भाग लेते हैं जो उनको चुनने में भाग नहीं लेते हैं। जी सर, वे ही लोग भाग लेते हैं, जो चुनते हैं वो नहीं महाभियोग में लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं सर। ये राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है, उसमें मेनली जो है ये संसद के सदस्य भाग लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मेनली क्या है, जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहला कंडीशन है कि इसके ऊपर इम्पीचमेंट तभी लगाया जाएगा जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि संविधान का अगर उन्होंने वायलेशन किया है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है इम्पीचमेंट लगाने का, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। और सर ये भी है कि किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर काम करना। क्या? एक मिनट, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर राष्ट्रपति विदेशी राज्यों के प्रभाव में आकर काम करे तो ये चीज सर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की होनी चाहिए। 14 दिन पहला सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 हस्ताक्षर और राष्ट्रपति के 14 दिन पूर्व नोटिस प्रस्ताव सदन में लाया जाता है और उस पर मतदान होगा। और मतदान विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, कुल संख्या का 2/3 भाग। तब प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाएगा, यहाँ भी मतदान होगा, यहाँ पर भी विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति स्वतः पद मुक्त हो जाते हैं। सही बात। देखो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस, और ये सर न्यायिक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये। हाँ, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, सही बताया सर। आप बोलो, 2 क्वेश्चन होगा, जल्दी बोलो क्वेश्चन तुम्हारा। पहला ये है कि इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि महाभियोग का जो प्रक्रिया चालू होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होती है? सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका होती नहीं है इसमें, पहली बात, ठीक है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि जब एक लोग मान लो कि लोकसभा में स्टार्ट हुआ इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तो जब लोकसभा में इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा और उसको 2/3 वोटों से जो है कि पास मेजोरिटी से पास करके भेजा जाएगा, राज्यसभा इस बात की जांच करेगा कि क्या प्रेसिडेंट ने सही में वायलेशन किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो एक तरीके से जज की भूमिका में वो आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना इस बात से है नहीं, ठीक है। और प्रोसेस जो उन्होंने बताया है सही बताया है, 1/4 ऑफ द। हाँ, इसमें एक और सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति जो है अपने खिलाफ जो उसकी वोटिंग हो रही है, उसमें वो जो है भाग ले सकता है क्या? बिल्कुल, वो अपना मत रख सकते हैं आके, लेता है भाग, वो तो भाग लेते ही हैं, वो तो बताएंगे अभी लेकर, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, वो अपना पक्ष रखते ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है उनको, उसको राइट टू अपेयर मिलता है, ठीक है। देखो बताते हैं इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहला प्रोसेस है इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, अगर उन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान का कोई क्या कहते हैं अवहेलना किया हो, वायलेशन किया हो, तभी उसको जो कि स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा में कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। उपराष्ट्रपति का सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट होगा, लोकसभा में हो नहीं सकता है स्टार्ट, इस बात का ध्यान रखना। राष्ट्रपति का किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। जिस भी हाउस में स्टार्ट करना होगा वहाँ के 1/4 ऑफ मेंबर को जो है कि लिखित में साइन करके जो है कि उसको देना पड़ेगा। साथ के साथ इम्पीचमेंट स्टार्ट करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उसका इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लाया जाता है। जैसे ही इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसमें 2/3 से वोटिंग होता है, जिसको मेजोरिटी वोटिंग बोलते हैं, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, चाहे वो राज्यसभा में स्टार्ट हो या लोकसभा में स्टार्ट हो,
उसके बाद जब एक हाउस में पास हो जाता है वो चीज, तो फिर जो है कि दूसरे हाउस में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है और वहां पे प्रेसिडेंट महोदय को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार दिया जाता है। आप अब वो जाए सभा में जाके बोलें कि हाँ मेरा पक्ष ये है, हम निर्दोष हैं, खुद को निर्दोष साबित करने का भी उनको अधिकार दिया जाता है, अपना पक्ष रखने का बाकायदे उनको अधिकार दिया जाता है। ठीक है। दूसरा बात कि जब दूसरे सदन ने इस बात को चेक कर लिया कि हाँ प्रेसिडेंट ने जो है कि वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर जो है कि वो मेजोरिटी से क्या करेंगे, पास करेंगे उस बिल को। जैसे ही उस बिल को मोशन को मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है कि उसी समय से क्या माना जाएगा, वैकेंट मान लिया जाएगा। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग जो है कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं। सवाल ये था कि जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के थे वो वोटिंग के समय तो भागने, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था उस समय तो वो भाग नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे इम्पीचमेंट का बात होगा और इसमें वोटिंग करने की बात होगी तो ये 12 मेंबर जो है कि उसमें वो भाग लेंगे। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ मेंबर ऑफ द हाउस, वो सारे के सारे लोग जो है कि इसमें भाग लेते हैं। तो इतना ही प्रोसेस है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का। सर एक सवाल मेरा और है सर। हाँ बोलो, कौन सा सवाल आ गया तुम्हारा? संविधान के उल्लंघन का जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, क्या ये जो है संविधान में जो है इसका परिभाषा दी गई है या इसको जो है हम लोग ऐसे इसका जो है क्या प्रक्रिया, संसद इस बात को तय करता है। अच्छा, यानी ये इसको तो इस संदर्भ में तो जो है इसको ये संविधान का जो उल्लंघन जो है इस संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या होगी ना सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हर जगह सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। ठीक है। कहीं कहीं संसद को भी पावर आता है। वो संसद इतने लोग बैठे हुए हैं, वो इसी बात के लिए बैठे हुए हैं, वो देख लेंगे अपने से कि संविधान का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ। आप जो चाह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति महोदय केस करने के लिए जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है संसद में तो उसका कोई भी सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई लेना देना नहीं रहता उस बात से। सदन के अंदर कई कई बातों का कोई जिक्र नहीं हो सकता है कोर्ट में। ठीक है। ये सुप्रीमेसी ऑफ द पावर है, दोनों को चेक एंड बैलेंस में इस तरीके से बनाया गया है। इसलिए देखते हुएगा दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसको मोदी के खिलाफ कुछ बोलना रहता था तो वो सबसे पहले क्या बुलाता था, दिल्ली विधानसभा का सत्र, और उसमें जो मर्जी वो बोल ले। जैसा जैसा बात वो बोलता था, अगर बाहर बोलता तो उसके ऊपर मोदी मान आने का केस कर देता, लेकिन बोलता था वो विधानसभा के अंदर तो उसको खुला छूट था, जो मर्जी वो बोल लेता था। और उसके प्रोसीडिंग का कोई भी बात कोई भी कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ये बात पहले से तय है। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा होता है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का ऑफिस में वैकेंसी आ जाती है, उसका मृत्यु हो जाता है या फिर वो रिजिग्नेशन दे देते हैं या इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है या उनका खुद का डेथ हो जाता है। ठीक है। तो उसके स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट को अगर इस्तीफा देने का मन होगा तो वो किसको लिख के देंगे, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने का मन होगा तो राष्ट्रपति को, दोनों आपस में ही करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। तो यही होगा। उसके बाद क्या है रूल कि जैसे ही मान लो कि प्रेसिडेंट इस्तीफा दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है कि तत्कालिक रूप से प्रेसिडेंट के वो चार्ज को चलाएंगे। ठीक है। जब बीमार भी पड़ जाते हैं तो अभी स्थिति में ऐसा होता है कि कुछ दिन तक वाइस प्रेसिडेंट चलाएंगे, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या उनका पोस्ट वैकेंट हो जाता है किसी कंडीशन में तो विद इन द 6 मंथ, वो मतलब कि जब से उनकी मृत्यु हुई उससे 6 महीने के अंदर जो है कि न्यूली प्रेसिडेंट आ जाने चाहिए, पहली बात। और जो न्यूली प्रेसिडेंट आएंगे, मान लो कि 3 साल में प्रेसिडेंट का मौत हो गया तो जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो कितने दिनों के लिए आएगा, बाकी जो पूर्ण कार्यकाल के लिए पूर्ण कार्यकाल के लिए आएगा, मतलब 5 साल के लिए कि 2 साल के लिए? 2 साल के लिए आएगा। 2 साल वाले हाथ खड़ा करें। 5 साल के लिए आएगा सर। 2 साल वाले हाथ खड़ा करें। 5 साल के लिए आएगा। कृष्णकांत, सूरज 5 ईयर 2 साल के लिए नहीं चुने जाएंगे। वो जब भी चुने जाएंगे तो फुल टेन्योर के लिए उनका चुनाव होगा। ठीक है। सर एक सवाल मेरा है, 6 महीने के अंतर्गत उनका चुनाव हो जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब तक उनका सीट वैकेंट रहेगा तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में, कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। ठीक है। सर एक चीज है कि इसमें आपका लक्ष्मीकांत में दिया है कि यदि नए राष्ट्रपति चुनाव में किसी कारणवश देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। हाँ बिल्कुल बना रहेगा। 5 वर्ष के उपरांत में। हाँ बिल्कुल। जब तक उनका नया सक्सेसर नहीं आ जाता है
तब तक वो बना रहेगा, ये बात सही। ठीक है, मान लो कि कोई किसी कारणवश नेशनल इमरजेंसी है या किसी भी कारणवश इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो 6 साल रहे, 7 साल रहे, 8 साल रहे, जब तक उनका नया सक्सेसर नहीं आ जाएगा तब तक वो रहेंगे पद पे, कहीं नहीं जाने वाले हैं वो। ठीक है, अब पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते हैं हम लोग। तो पावर में सबसे पहले पावर कौन सा है? एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर जो है कि वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। किसको किसको अपॉइंट करते हैं? एक तो कैग है, प्रधानमंत्री है, उसके बाद फिर इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, क्या गवर्नर ऑफ स्टेट को, है ना, फाइनेंस कमीशन को, इस तरीके से बहुत सारा पोस्ट है। यूपीएससी के अध्यक्ष को, यूपीएससी के अध्यक्ष को, यूपीएससी के मेंबर को भी, यूपीएससी के अध्यक्ष को भी, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ स्टेट को, ठीक है, और चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन को वो अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी वो ओथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो उनके पास देखिए और भी है एग्जीक्यूटिव पावर में। जितना भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है भारत का, वो किसके नाम से होता है? तो वो फॉर्मली जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। होता है नहीं? ये समझौता तो किसी को कंप्लीट नाम से होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर। किसी को पहले कंप्लीट ये याद है कि किसके किसका अपॉइंटमेंट ये करते हैं? जी सर याद है। बोलिए। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो कराएंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे वो कराएंगे। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट का मान लो पोस्ट खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट खाली रहेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जो जज रहेंगे वो। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट का पोस्ट एक भी दिन खाली नहीं रहेगा। ठीक है, तो सारा जो डिसीजन होता है इन्हीं के नाम पे लिया जाता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं। उसके बाद जो है कि बहुत सारे जो विदेशों के साथ संबंध होते हैं, उसमें जितना भी काम किया जाता है बहुत सारा काम इन्हीं के नाम से होता है, आपको पता है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का ये अपॉइंटमेंट यही करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, कैग में जो है कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया आता है उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। चीफ इलेक्शन दूसरे देशों में सर राजदूतों का जो राजदूत का जो नियुक्ति होता है वो भी यही करते हैं। राजदूत का नियुक्ति इनके द्वारा नहीं होता, वो तो विदेश मंत्रालय का काम है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो गया, इलेक्शन कमिश्नर का हो गया, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। उसके बाद फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गया, चेयरमैन ऑफ द स्टेट, गवर्नर क्या कहते हैं। उसके बाद फिर मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन हो गया, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन हो गया। इन सबका ये लोग जो है कि अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि वो उनके पास एक बहुत बड़ा पावर है कि वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री से एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के मामले में उनको बुला करके जो है कि कई बार उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ा पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनको लगे ऐसा कि प्रधानमंत्री को बुला के हमको पूछना चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के मामले को जो क्या कहते हैं दिनचर्या के कार्यों को कैसे निष्पादित कर रहे हैं, तो वो बुला के उनको पूछ सकते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद जो है कि वो आर्टिकल 78 के तहत न क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद 78 के तहत ये पूछ सकते हैं ना जी, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति प्रसाद। हाँ पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है कि वो क्या कहते हैं, कमीशन बनाते हैं किसके लिए, तो SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, उसके बाद वो इंटर स्टेट काउंसिल का जो है कि क्या कहते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल का। उसके बाद जो है कि वो डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद से करते हैं, मतलब कि वो खुद से तो नहीं करते हैं, उनके पास पावर भी है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को जो है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के पास काफी जो है कि एग्जीक्यूटिव पावर है। सर इसका लिस्ट अगर हो तो सर उसको जो है किसका जो है कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कर दीजिए, वो भेज देंगे। ठीक है, लिखोगे क्या? लिख लो, दिखाइएगा सर, बेहतर रहेगा सर। ठीक है, इसी बहाने याद हो जाएगा सर, याद भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री लिख लो सारे लोग, याद भी हो जाएगा और जो है कि बहुत ज्यादा है भी नहीं। प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री,
प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री। उसके बाद लिखो महान्यायवादी। प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, कंपेटेड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इसको बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री है, संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। एवं सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, कौमा उपराज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, कौमा उपराज्यपाल एवं प्रशासक, राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक। गवर्नर, क्या बोलते हैं उसको, उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। क्लियर? देखो एक लाइन में याद हो गया सारा, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री। सर एक और चीज पूछना था इसमें, क्या लोकपाल की भी नियुक्ति में, लोकपाल के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या उनको भी जो है ये मतलब उनकी भी नियुक्ति तो यही करते हैं ना, लोकपाल का? लोकपाल की नियुक्ति ये करते हैं। कोई पूछना था सर हमको, थोड़ा सा ये कंफ्यूज था। नहीं, लोकपाल का तो नहीं करते। लोकपाल में तो ये नहीं है भाई, नियुक्ति तो इनका इतना ही है। ठीक है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, उसके बाद महान्यायवादी, उसके बाद फिर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है। तो कई जगह जो है कि सदस्य के, अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी है। कहाँ कहाँ है? जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग में है तो वहाँ अध्यक्ष भी है, सदस्य भी है। वित्त आयोग में है तो वहाँ अध्यक्ष भी है और सदस्य भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ उसके मतलब कि अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो नियुक्त करते हैं। तो नियुक्ति वाला क्लियर हो गया? ये सर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाला क्या बोले? अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासक का, प्रशासक नहीं, वहाँ नहीं। प्रशासक ये होता है यहाँ पे, क्या कहते हैं, जैसे दमन एंड द्वीप है, चंडीगढ़ है, यूपी भी रहता है, लक्षद्वीप है, जो वैसा जगह जहाँ पे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है ना, जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ प्रशासक होता है। नहीं सर वो नहीं कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति तो कर सकता है ना सर? हाँ ये करते हैं। हाँ ये नियुक्ति करता है सर। वो कमीशन, एक्चुअली वो पूरा कमीशन ही वो बनाते हैं। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ना कि कमीशन की नियुक्ति करते हैं। अरे भाई रुक तो जाओ, अभी एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ रहे हो, बहुत सारा पावर पढ़ना है। उस पावर में भी तो कुछ लिखाने के लिए बचने दो, एक ही पावर थोड़ी ना पढ़ना है इनका। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि इनका क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जो यूनियन टेरिटरी है ना, जहाँ पे कि विधानसभा नहीं है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जैसे चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पे लक्षद्वीप में होगा एडमिनिस्ट्रेटर, तुम्हारा यहाँ इधर कौन अंडमान निकोबार है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होगा।
ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में तो विधानसभा है, ठीक है, तो दिल्ली का उपराज्यपाल है, पुडुचेरी में उपराज्यपाल है तुम्हारा, ठीक है। राज्य में राज्यपाल रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर उसको बोला जाता है, क्लियर है। दिल्ली में तो राज्यपाल है। उसके बाद जो है कि इनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी है। क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर इनके पास? वह संसद की बैठक को बुला सकता है, हाँ, कुछ समय तो के लिए वो स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, विघटित कर संसद सकता है, बुला का सकता है, स्थगित कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। हाँ, और वो जो है चुनाव के बाद जो है प्रत्येक वर्ष संसद का प्रथम अधिवेशन जो है संबोधित कर सकता है। संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा के संबंध में संसद के सदस्यों को संदेश भेज सकता है। वह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद अगर रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अगर पद रिक्त हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की सदस्यता अध्यक्षता सौंप सकता है। वो बिल्कुल। 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है ये नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। वो लोकसभा में, लेकिन अब ये तो खत्म हो गया सर, तो एंग्लो इंडियन को हाँ, एंग्लो इंडियन वाला 104वां के बाद खत्म हो गया। वह चुनाव आयोग से परामर्श व संसद के सदस्यों की निहत्ता के प्रश्न को निर्णय कर सकता है। और संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है, जैसे कि संचित निधि से खर्च संबंधित विधेयक का ब्यौरा वगैरह अगर हो, राज्य की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण संबंधित विधेयक हो। फिर जो है वो जो उसके पास जितने भी विधेयक आते हैं संसद से, उसको अपनी स्वीकृति दे सकता है, उस पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है और वह जो है उसको लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। फिर वो विधायक पर किसी के जो है राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार को सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति जो है जो उसको जो स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है या निर्देश दे सकता है कि विधेयक को फिर से एक बार पुनर्विचार करे। जैसे कि झारखंड वाला जो था उसमें जो इसका CNT एक्ट वाला उसको जो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। फिर वो संसद के 17 की अवधि में जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर वह नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष जो है रखवाता है। और जितने भी जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो है प्रशासकों उनके लिए जो नियम कानून जो है बना सकता है। केवल जो है दिल्ली और इसको पुदुचेरी के लिए जो है वो बना सकता है, लेकिन वहाँ की विधानसभा में जो है जब वो कार्यकारी ना हो तब बस इतना ही सर। तो इस तरीके से इनके जितने लेजिस्लेटिव पावर हैं इसमें जो आपको याद रखना क्या है कि वो CAG के जो रिपोर्ट होते हैं, UPSC के रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट होते हैं, तो इनको जो है कि वो पार्लियामेंट के मतलब के समक्ष वो उन रिपोर्टों को रखते हैं, ठीक है। और एक जो है कि छूट गया वो कि ये जो है कि ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पास करने की भी शक्ति रहती है, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस बिल मतलब कि जब क्या कहते हैं पार्लियामेंट का सेशन चलने लगेगा कब तक उसको जो है कि अप्रूवल करवा लेना होता है, नहीं उसका 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जब वो ऑर्डिनेंस देगा पारित करेगा ना, पार्लियामेंट का जब सेशन चलेगा तो उस सेशन चलने के 6 वीक के अंदर यानी कि 1.5 महीने के अंतर्गत उसको जो है कि आपको बिल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस जो है कि ऑटोमेटिकली रद्द मान लिया जाएगा, ठीक है। ये 6 मंथ वगैरह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संसद का जो सदन है उसका नियम क्या लिखा हुआ है कि 2 सदनों के बीच में 6 महीने से बेसी का गैप नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट है कि 6 महीने के अंतर्गत तो सदन घूम के आ ही जाएगा, ठीक है, इसलिए 6 महीना बोला जाता है। लेकिन जो उसका प्रॉपर लैंग्वेज है कि जब सदन चलना स्टार्ट हो जाए तो उसके क्या कहते हैं कि 6 वीक के अंदर 6 सप्ताह के अंतर्गत क्या होना चाहिए, उसको जो है कि उस जो ऑर्डिनेंस को रेक्टिफाई करवा लेना पड़ेगा, तो आपको संसद से पारित करवा लेना होगा, तब जा करके आप क्या कर सकते हैं कि उसको बिल माना जाएगा, नहीं तो वो जो ऑर्डिनेंस जो है कि रद्द हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से इनका लेजिस्लेटिव पावर था। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है इसमें भी, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, फिर इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीटो पढ़ने के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसका जो क्या कहते हैं ये आर्टिकल 72 में इसको पार्डन देने का अधिकार है, उनको पढ़ने के लिए है, और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो 11 बज चुके हैं, चलते हैं। बहुत मतलब कि हेल्दी हम भी खुद भी फील नहीं कर पा रहे हैं।